नेक्स्ट सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जिस प्रकार से हमारे देश में जिस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये वाइट रिवॉल्यूशन के बाद ऑपरेशन फ्लड आया कि दूध को उत्पादन को बढ़ाने के बाद उसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की बात आई। ठीक इसी तरह से ऑलरेडी इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हो चुका था, बट सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कही गई कि हम द्वितीय ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे। तो इसमें क्या है ये देखेंगे हम। द अर्जेंट नीड फॉर टेकिंग एग्रीकल्चर टू अ हायर ट्रेजेक्ट्री ऑफ 4% एनुअल ग्रोथ, यानी हमारा टारगेट था कि हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में है कि 4% एनुअल ग्रोथ रेट से हमारा एग्रीकल्चर बढ़े। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो तय किया गया 4%, और with many reformative measures, under this many measures have been taken to accelerate the food production, and the production should meet 4% growth rate। 4% growth rate की बात कही गई। These reforms must aim at efficient use of resources and conservation of soil, water and ecology on a sustainable basis। अब देखिएगा, फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर दो तीन बातें बहुत ज़रूरी होती है। पहला कि मिट्टी का कंजर्वेशन होना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर एंड इकोलॉजी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, कि जो हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर वो सस्टेनेबल रहे, टिकाऊ रहे, एंड इन अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क must incorporate financing of rural infrastructure such as water, road and power। और इनके लिए कि if we want to get the 4% growth rate in agriculture sector, we need very sound infrastructure। Means without infrastructure we cannot grow our agriculture sector। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के आज ये जो है कंपोनेंट बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बिकम द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द एक्सेलरेशन, फॉर द टॉप एक्सेलरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वी नीड sound infrastructure, and only then we can multiply the agriculture productivity, and we will our growth will be sustainable in agriculture sector। The next, the approach paper of the 11th 5-year plan। तो 11th 5-year plan जिससे हमने पहले भी योजना के बारे में पढ़ा कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ही कोई प्लान्स प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो उसी तरह से 11th 5-year प्लान जो कि शुरू हुआ था 7 से 12, इसकी पीरियड थी फ्रॉम 7 to 12, और फिर 12वीं की थी 12 to 17। 5-year प्लान हमारे देश में रन करती है। तो इन दी 11th 5-year प्लान में हाईलाइट किया गया था इस तरह के फ्रेमवर्क एंड सजेस्टेड द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू रेज एग्रीकल्चर आउटपुट, कि भाई बिना इस फ्रेमवर्क के, बिना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आप एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 4% नहीं कर सकते। तो इस तरह के विचार फ्रेमवर्क दिए गए 11th 5-year प्लान में। अब इसमें क्या क्या फ्रेमवर्क थे, क्या क्या टारगेट थे वो देखते हैं। पहला था डबलिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेटेड एरिया,
अब भाई निश्चित रूप से हमें तो ग्रोथ रेट हमने टारगेट कर लिया कि हम 4% ग्रोथ रेट को गेन करना है हर साल। तो 4% ग्रोथ रेट अगर हम करना है तो हाउ कैन वी गेट, क्या सिर्फ का देने से हम ग्रोथ रेट गेन करेंगे? क्या ये सिर्फ एक नारा दे देने से किया जा सकता है? नेवर। टू गेट दिस ऑब्जेक्टिव वी हैव टू अडॉप्ट सम इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो कैसे? उसका जो पहला था कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इरिगेटेड लैंड, कि इरिगेटेड जो लैंड है उनको डबल करने हैं। इरिगेटेड लैंड का मतलब कि वी हैव टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज मान लो कि अभी अगर 100 एकड़ में हमारी प्रोडक्शन इरिगेशन हो रहे हैं, इरिगेटेड लैंड अगर 100 एकड़ है तो एक के ऐसे स्ट्रेटजी हो जिससे कि हम 200 एकड़ तक के इरिगेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इरिगेटेड लैंड को क्या करना था? दुगना करने की बात है। समझ गए? 100 एकड़ से 200 एकड़ तक हम इरिगेटेड लैंड को डेवलप करें। सेकेंड है इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सेट डेवलपमेंट। तो दुगना कैसे करें? हाउ कैन इट बी डबल्ड? इरिगेशन को डबल कैसे किया जाए? क्या मजाक है? खेल खेल में कह दिए हो गया। तो अब इसको करने के लिए क्या उपाय करने होंगे? तो वाटर मैनेजमेंट करना होगा। रिगार्डिंग इन बिहार there is no scarcity of water resources. We have ample water resources. पानी की कमी नहीं हमारे देश में, सोर्स बहुत ज़्यादा है वाटर का। बट आए दिन आप सुनते हैं कि इन नॉर्थ बिहार देर इज़ फ्लड एंड साउथ बिहार देर इज़ ड्राउट। वाई? ये जो ड्राउट है और फ्लड है, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन बिहार। तो बिहार के बारे में कहा जाता है कि पॉवर्टी इन द एमिडस्ट ऑफ प्लेंटी। हमारे यहाँ गरीबी है, और गरीबी गरीबी में नहीं है बल्कि गरीबी अमीरी में है। वाटर इज द चीप रिसोर्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट टू सम laudable extent. Why? On the one hand, our North Bihar is badly affected by the scourge of floods. On the other hand, in South Bihar, there is drought. Usually, this is the perennial situation of Bihar. और ऐसे ही पूरे देश की भी है बात कहीं कहीं। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? मीन्स इकोनॉमी में एक नियम है कि यू हैव एम्पल रिसोर्सेज। ये ठीक है कि आपके पास रिसोर्स बहुत है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज, द ग्रोथ रेट नेवर बी इंक्रीज्ड। दैट इज वाई देर इज ए मैटर ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। इफ द मैनेजमेंट इज गुड, द प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट विल बी ऑल्सो गुड. But due to improper management or poor management, we cannot gain good results. तो यहाँ पे देखना है कि वाटर मैनेजमेंट को भी हमें ठीक करने हैं. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब रेन वाटर जो होता है, वो रेन वाटर को हम सही ढंग से क्या करें, उसको जमा करें, इकट्ठा करें. वाटर का नियम होता है, इट शुड क्रीप, इट शुड नॉट रन. वाटर शुड क्रीप, इट शुड नॉट रन. बट इन लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म, वाटर यूजुअली रन्स, नॉट क्रीप्स. तो यह संसाधन का क्या मतलब है? पानी आया गया. तो इन पे भी, इसको भी देखना है, एड्रेस करना है, जोर देना है.
थर्ड है वाटर सेट डेवलपमेंट, इस तरह के वाटर सेट डेवलपमेंट को बढ़ाना है। थर्ड है रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड एंड फोकसिंग ऑन सॉइल क्वालिटी। मतलब ये ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि वी हैव टू डबल द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर अप टू 4%. This is the target of the government, but to achieve this target we have to do many more good things and programs on different fronts. हमें कई सारे काम करने हैं। अब देखेंगे रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड एंड फोकसिंग ऑन सॉइल इक्वालिटी। अब तो देखें कि डिग्रेडेड लैंड कौन है, जिस लैंड में थोड़ी खराबी है, क्वालिटी नहीं है, वहाँ का प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो हमारी जो जोड़ होगा कि हम सॉइल क्वालिटी के ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब वी हैव टू चेक द सॉइल क्वालिटी ऑफ द फील्ड ऑफ द फार्म एंड ट्राई टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी, उसके लिए भी काम करेंगे। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर को और के साथ एक सप्लीमेंट्री सेक्टर होता है, वो है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम कहते हैं पशुपालन। इनके लिए भी प्रमोशन करना है, इनको भी बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रोग्राम है ब्रिजिंग द नॉलेज गैप थ्रू इफेक्टिव एक्सटेंशन। For this purpose, government should launch many programs through media and television and radios। और इससे क्या होगा कि इस तरह के करके और कुछ और स्कूल कॉलेज भी खोलने, मतलब कि कुछ इससे रिलेटेड कॉलेज को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आर एग्रीकल्चरिस्ट आर लैकिंग नॉलेज of agriculture, how to reap good crops, what to, तो उस तरह से एक नॉलेज गैप हो जाता है। तो इस नॉलेज गैप को भी क्या करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ये नॉलेज गैप ठीक होंगे, दी फार्मर्स विल नो हाउ टू रीप गुड क्रॉप्स, अनडाउटेडली दी agriculture productivity will increase, the output will also increase. Next है refocusing on land reforms issues। नहीं, पहले इसके ऊपर में देखें। Providing easy access to credit at affordable extension। You know, the Indian farmers are facing the problem of capital. They have no capital to employ in agriculture sector. So capital should be, in lack of capital, proper capital, they cannot reap a good crops. They have land resources, they have human resources, to some extent they have ideas also, but they have no capital, and without capital they cannot get good crop, good seeds, good advanced technology to employ in the agriculture sector. That's why the capital in any sector, you know, not only in agriculture sector, capital is mandatory for the speed of any sector. That is why the government must be aware of to access the credit, easy credit. Easy credit means the loan should be given on low rate of interest or minimum rate of interest पर देने की बात कही गई है। अफोर्डेबल एक्सटेंशन जो आसानी से मिले लोग को, किसानों को मिले, तो निश्चित रूप से व्हेन दे इन्वेस्ट proper capital in the agriculture sector, they will reap a good crops in the coming future.
नेक्स्ट है रीफोकसिंग ऑन लैंड रिफॉर्म्स इश्यूज। अब लैंड रिफॉर्म इश्यूज क्या है? तो लैंड रिफॉर्म इश्यूज भी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे देश में। आप जानते हैं कि जो खेती करने वाले उनके पास ज़मीन नहीं है, जो खेती नहीं करते उनके पास ज़मीन है। एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो ज़मीन का अलग अलग टुकड़ा है, अब कहीं कुछ कट्ठे कुछ डिसमिल का एक टुकड़ा यहाँ है तो कुछ अलग है, तो कुछ अलग है, तो कुछ अलग है। तो ये भी, इस पे भी क्या करने की ज़रूरत है? लैंड रिफॉर्म्स पे भी ज़रूरत है कि लैंड रिफॉर्म हमारे उसको ठीक किया जाए। अगर प्रॉपर लैंड रिफॉर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी करना है टू प्रोटेक्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, फ्लावर्स एंड एटसेट्रा। एंड हाउ टू प्रोटेक्ट? व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कोल्ड स्टोरेज खोलने चाहिए। फ्रूट्स क्या होता है हमारा? फ्रूट्स जो होता है डिस्ट्रॉय होता है, सड़ जाता है, वेजिटेबल्स सड़ जाता है। तो वी हैव टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज बनाइए। तो इनसे क्या होगा कि वी विल प्रोटेक्ट द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स एंड फ्लावर्स एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कई मोर्चों पे काम कर रहे हैं, एक जगह पे नहीं काम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने 4% का टारगेट कर लिया, लेकिन 4% के टारगेट के साथ दीज आर द कमिटमेंट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, या हमारी जो कोशिश है, टारगेट है, ये 11वीं योजना में कही गई थी कि हमें लैंड को बढ़ाना है। कैसे लैंड को? इरिगेटेड लैंड को। मतलब और भी जो खेत है, ज़मीन तो है लेकिन वहाँ इरिगेशन का सुविधा नहीं है, तो वी हैव टू डबल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इरिगेशन लैंड। इरिगेटेड लैंड को बढ़ा दीजिए, वाटर मैनेजमेंट ठीक कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना है, वाटर सेट डेवलपमेंट के तहत, रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड एंड फोकसिंग ऑन सॉइल क्वालिटी को बढ़ाना है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, पशुपालन को। नॉलेज गैप जो है किसानों के बीच में उनको बढ़ाइए। अफोर्डेबल कॉस्ट पे, सस्ती दरों पे, बड़ी सुविधापूर्ण तरीके से लोन दीजिए फार्मर्स को, इजी लोन। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म भी जरूरी है अगर हो जाए, और इंफ्रा को बढ़ा करके so that the farmers will be promoted, they will be motivated to they will be motivated if when we create infrastructure, when we make infrastructure go down or cold storage, the farmers will be motivated to produce more and more because there will be the safety for their products. अभी होता क्या है, या पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन हुआ लेकिन वो अगर बिका नहीं तो वो तो पेरिशेबल गुड्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स से सड़ जाते थे, नुकसान होता था। तो अब कहा गया कि नहीं, आप प्रोडक्शन कीजिए, मोर एंड मोर कीजिए। वी हैव बिल्ड अप साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर प्रिजर्वेंस। और ऐसे में किसानों को एक मोटिवेशन मिलता है एंड फार्मर्स विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ऐसे जब होगा तो निश्चित रूप से हर चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्रोथ रेट प्रोडक्शन का होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में वो डबल यानी 4% को गेन करेगा। नेक्स्ट, और ऐसा कर भी रहा है अभी हाल के दिनों में। नेक्स्ट है, अब देखें किसान कॉल सेंटर क्या है। ये भी चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। व्हाट इज किसान कॉल सेंटर? देखेंगे ये इट हैज़ बीन वर्किंग सिंस 21 जनवरी 2004 से। इसमें होता क्या है किसान कॉल सेंटर में? KCC, किसान कॉल सेंटर,
ऑल KCC लोकेशंस आर एसेसिबल बाय डायलिंग सिंगल टोल फ्री नंबर। आप 1551 पर डायल कीजिएगा। और भी है, एंड इतना पे डायल करेंगे 6 बजे से लेकर के और 10 बजे शाम तक के 7 दिन आपको नेशनल लेवल पे कोई भी जो सुझाव है किसान कॉल सेंटर से आप पा सकते हैं। मीन्स कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एक चीज़ बताया कि ये जो नॉलेज गैप का जो चीज़ है थ्रू इफेक्टिव एक्सटेंशन, इसी के तहत किसान कॉल सेंटर है। इफ़ देयर इज सम एप्रीहेंशन एमंग द फार्मर्स, इफ द फार्मर्स वांट टू नो समथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, ही और सी मस्ट डायल टोल फ्री नंबर 15, 51 और 1880। इस तरह से 6 से 10 बजे तक वो कर सकते हैं पूरे देश में, और वो जानकारी ले सकते हैं कृषि से संबंधित। तो ये भी एक ज़रूरी है हमारे फार्मर्स के लिए। At each of the KCC location of Kisan call center agents known as level 1 agent are responding to farmer queries instantly। अब यहाँ पे जो एजेंट KCC पे यानी हर लोकेशन पे किसान कॉल सेंटर के पास जो एजेंट होता है वो कहलाता है लोकल लेवल का, वो लेवल 1 एजेंट कहलाता है। आर रिस्पॉन्डिंग टू फार्मर क्वेरीज इंस्टेंटली, और वो फार्मर के क्वेरी को वो जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है। एम आई राइट? तो ये आपका किसान कॉल सेंटर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अब है नेफेड, कृषि से संबंधित है, ये सब यूजुअली सवाल करता है। ये देखेंगे, इट स्टैंड्स नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है नेफेड का फुल फॉर्म? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। It has been established in cooperative sector at national level for marketing of agriculture product। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को के मार्केटिंग के लिए हमारे देश में नेशनल लेवल पे कौन सी संस्था काम करती है और जो करती है वो संस्था का नाम क्या है? नेफेड है। नेक्स्ट है ट्राइफेड। नेफेड और ट्राइफेड जानना है इसको। ट्राइफेड इट स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है ट्राइबल एरिया में, ये ट्राइबल एरिया में मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, नेशनल लेवल पे है। ये भी जो भी ट्राइबल एरिया में है उनके लिए। इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ये 87 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब इसका एम क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड मोटिव ऑफ द ट्राइफेड? आपने नेफेड के बारे में समझ गया, अब ट्राइफेड के बारे में जानिए। इट्स एम वाज टू सेव ट्राइबल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट ट्रेडर्स एंड टू ऑफर देम रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब ये क्या करता है? ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है कि ये वहाँ ट्राइबल एरिया में उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो ट्राइबल आदिवासी इलाके में जो लोग हैं, जनजातीय इलाके में लोग हैं, उनके प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उचित दाम मिले, इसके लिए बनाया गया। पहले होता क्या था कि प्राइवेट लोग उससे ऑन पॉन दाम पे खरीद लेते थे, जिससे क्या होता था? उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। इट मीन्स कि वो उनको उचित कीमत प्राइस नहीं मिल पाता था। तब कहा गया कि नहीं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ट्राइफेड, और उसके माध्यम से रिम्यूनरेटरी प्राइस, मतलब कि उनको फ़ायदा सहित जो लाभ है वो लाभ हम देंगे, ये संस्था देती है, और एक उचित प्राइस पे वो ट्राइबल इलाके में किसानों से वो माल खरीदती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखेंगे KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए।
यह योजना जो है स्कीम्स प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम. As we already discussed that the credit is or capital is mandatory or required for the farmers. The farmers know how to reap good crops. The farmer knows how to cultivate. He is knowledgeable. He has potential, but he has no capital. To fulfill this requirement, there was a provision of Kisan Credit Card started. और ये इसका काम क्या है केसीसी के तहत कि प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन नीड्स, including purchase of all inputs in a flexible and cost effective manner. यह शुरू किया गया था 1988 में किसान क्रेडिट कार्ड. Its main motive is to provide financial support to the farmers for timely support. और किस लिए? तो कल्टीवेशन नीड्स के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए, डीजल के लिए, सारे इनपुट्स के लिए, क्योंकि आउटपुट लेना है तो इनपुट्स के लिए. और यहाँ दिया है फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. फ्लेक्सिबल मीन्स की बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उपलब्ध कराना, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं. तो ये शुरुआत किया गया था 1988 में. नेक्स्ट देखेंगे. अब है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. जानना जरूरी है आपके लिए. एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? दिन आप खूब सुनते हैं एमएसपी के बारे में, न्यूज होते रहता है. तो एमएसपी के बारे में जानेंगे. व्हाट इज एमएसपी? minimum supporting price of agriculture products. As we know that in case of surplus production, जब प्रोडक्शन बहुत अधिक बढ़ जाती है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो in that situation the price comes down abnormally. कीमतें बहुत तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है. जब ये कीमतें बहुत नीचे आना शुरू होता है तो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर द फार्मर्स, बिकॉज इन दैट कंडीशन फार्मर हैव टू फेस लॉस. जो उसका लागत लगा है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी नहीं लौट पाता है. तो टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड फ्रॉम दिस लॉस इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन के हालात में उन्हें इस लॉस से, नुकसान से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में एक व्यवस्था कायम किया गया. वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, एंड दिस वेरी सेफगार्ड इज कॉल्ड एमएसपी. यानी एक सुरक्षा कवच है, एक सुरक्षा जाल है जिससे कि नुकसान से बचाना है किसको? हमारे इंडियन फार्मर्स को. और ये है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस. अब देखिएगा क्या है. तो is safety for the farmers which protect the interest as well as the supportive of the self reliance. हमने पहले बताया कि क्यों ऐसा जरूरी है. जो फार्मर्स खेती कर रहे हैं उनको नुकसान अगर होगा तो अगली बार वो खेती नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल डैमेज द इंडियन इकोनॉमी. सो
for the protection of the in term of insurance and assurance. This is just like this is just like assurance and insurance to the farmers. MSP is a guarantee, एक प्रकार का है. The main objective of announcing MSP क्या है इनके, क्लियर है? यहां आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से. To prevent fall in prices in the situation of our production. अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे में कीमतें बहुत गिर जाती हैं. प्राइस अनाज में है, सब्जी में नहीं है इस तरह का. तो देखिएगा आप कभी कभी टमाटर 2 रुपये किलो हो जाता है, प्याज 1 रुपये किलो हो जाता है, आलू 1 रुपये किलो आ जाता है, चूंकि वहाँ पे MSP नहीं है लागू. बट इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स MSP देयर आल्सो द प्राइस विल नॉट कम डाउन सो मच, इतना नहीं गिरेगा. अब सोचो कि अगर कोई आलू प्याज या सब्जी गोभी बैगन कुछ भी जो सब्जियां हैं वो लगाता है और उनको लागत अगर पड़े 2 रुपया और वो अगर उससे उनको फ़ायदा हो, अगर उसको बेचे तो उससे मिले 1 रुपया, तो ऐसे में क्या होगा? व्हाट विल बी दी कंडीशन ऑफ द फार्मर्स? तो आप सुनते हैं कभी कभी फार्मर सुसाइड कर लेता है या फार्मर्स खेती छोड़ देता है, या बहुत लोग अभी तो खेती से माइग्रेट हो रहे हैं. लाखों लोग हर साल लाखों की संख्या में दे माइग्रेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो दे आर अवॉइडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर. वाई? बिकॉज कि उनके पास कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं है. तो कुछ अनाजों में जो क्रॉप्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, उनमें इस तरह का प्रावधान किया गया है. हाँ, अगर उन्हें सब्जियों में भी इस तरह का हो तो सब्जियों में कब होगा? जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट इन ए कंडीशन टू परचेज फ्रॉम द फार्मर्स एंड preserve, because government has no infrastructure, it has no godown and cold storages. So for that the cold storage should be built up. इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो हम आलू गोभी प्याज टमाटर को भी प्रोटेक्ट करेंगे और किसानों को सही कीमत मिलेगा. लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं. तो फिलहाल ये जो चीज़ें हैं MSP है वो फूड ग्रेन्स पे ही वो लागू होता है मेनली. तो पहला तो आप समझ गए कि इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन द प्राइस विल कम डाउन. तो टू प्रिवेंट दी कमिंग डाउन प्राइस को रोकने के लिए क्या है कि इस तरह का MSP की बात कही गई है. सेकेंड थिंग इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स बाय सेलिंग देम अ मिनिमम प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स इन द सिचुएशन ऑफ प्राइस फॉल इन द मार्केट. तो आप तो जानते हैं, समझ गए कि प्राइस कैसे फॉल होता है. तो कल को फूड ग्रेन्स के भी, क्रॉप्स के भी अगर हो गिरे तो भी हम उसको क्या करें, किसानों के हित को प्रोटेक्ट कर लें. मतलब कहने का यहाँ ये मतलब होता है MSP में, ये मतलब होता है कि मान लो कि जो भी लागत है उसके हिसाब से, मान लो कि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि वीट का कीमत MSP हम 1900 रुपये क्विंटल लेंगे और वीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया देश में. अब उधर खुदरा व्यापारी जो भी है वह या जो व्यापारी है गांव में वो कह रहा है कि हमें 12 रुपये दो गेहूँ. तो किसानों को 12 रुपया बेचना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत अधिक है गेहूं का. और 12 रुपये क्विंटल में उसको मान लो, सपोज करो कि उसको अगर 1100 रुपये, 1900 की बात करें क्विंटल में, और उसको 1100 रुपये का खर्च लगाया और 1200 दे रहा है उसकी प्राइस, या 1100 ही दे रहा है, तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ किसानों को. लेकिन देयर इज ए प्रोविजन ऑफ MSP सरकार ने तय किया है. सरकार कहता है कि नहीं, आपको बेचना है तो आप 2000 में बेच दीजिए, 2200 के प्रति क्विंटल बेच दीजिए या जितना में. लेकिन कोई अगर 1800 रुपये कहता है,
50 रुपये का आता है तो आप मत उसके पास बेचिए, आप मेरे पास बेच दीजिए। यानी हम मिनिमम सपोर्टिंग, हमारा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस 19 रुपये किलो प्रति किलो, मतलब क्विंटल पे 1900 रुपया गवर्नमेंट खरीदेगी उसको, और खरीद करके वो अपने गोडाउन में रखेगी, एफसीआई के गोडाउन में रखेगी। इससे क्या होगा कि जो बिचौलिए हैं, जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो प्राइवेट जो लोग हैं, निजी लोग हैं, बिजनेस में, वो क्या करेगा, उनको भी 19 से ऊपर का कीमत बढ़ाना पड़ेगा। जो कहाँ 12 में बिक रहा था, कहाँ 19 में। तो ऐसे में क्या होता है, इस तरह से हम एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं इंडियन फार्मर्स को बाय प्रोवाइडिंग द प्रोविजन ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। दूसरा पॉइंट अब देखिएगा, minimum supporting price announced by the government is that price at which government is ready to purchase the crop from the farmers directly if crop price becomes lower to MSP। अब यहाँ पे है कि इसका मतलब यही होता है कि सरकार जो MSP जो घोषणा करता है, अनाउंसमेंट होता है सरकार के द्वारा, तो इज दैट प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज। सरकार तैयार होती है क्रॉप को फ्रॉम द फार्मर्स डायरेक्टली, अगर वो कीमत उससे नीचे गिर जाता है। मतलब अगर बहुत कीमत गिर जाए, अगर 19 रुपये हो जाए, अगर 19 रुपये किलो है और कीमतें अगर 18 का हो जाए, तो सरकार खरीदेगी और किसानों को कहा जाए कि आप हमसे बेच दीजिए, चूँकि हम 19 रुपये आपको दे रहे हैं। ऐसे में भी सरकार, यानी जो फार्मर्स हैं, उनको 1 रुपये का प्रति किलो बचत होता है। मतलब प्रति क्विंटल 100 रुपये बचत हो गया और 10 क्विंटल बेचा तो उन्हें 1000 रुपये का मुनाफा होता है। तो निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कि एमएसपी हमारे लिए ज़रूरी है। As a result, market price of the crop never comes down from the level of MSP। और ऐसे में होगा क्या कि if the government, there is provision of MSP, the government will buy products at some particular price, तो the price will never come down to that limit। अब उस लिमिट से, उस प्राइस लेवल से वो नीचे नहीं आ सकता है। तो निश्चित रूप से जो प्राइस में लोअर होने की जो ट्रेंड है वो रुक जाती है, और इन दैट कंडीशन द फार्मर्स विल बी प्रोटेक्टेड एंड दे विल गेट बेनिफिट। दे विल बी आउट फ्रॉम द, दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द मिडिल मैन और प्राइवेट बिजनेसमैन। दिस मिनिमम प्राइस सिक्योरिटी गिव्स इंसेंटिव टू फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अब ऐसे में क्या होता है, तो इससे एक चीज होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, एमएसपी से फायदे क्या होते हैं। अल्टीमेटली देश को क्या फायदा होता है, किसानों को। यहाँ पे किसान क्या होता है, एक निश्चिंत दिमाग में मन में आ जाता है कि किसानों के पास कोई डाउट्स नहीं होते, कोई अप्रीहेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि ओवर प्रोडक्शन में प्राइस नीचे आएगा कि क्या होगा। उसके टेंशन में वो बिल्कुल नहीं रहता है। उसे पता है कि प्रोडक्शन कितना भी होगा, कितना भी होगा, कितना भी होगा, हम हजारों हजार क्विंटल प्रोडक्ट्स को हम बेच सकते हैं एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक ऐसे प्राइस पर जिसमें हमें नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा ही है, और उससे नीचे प्राइस गिरने का कोई चांस बिल्कुल नहीं है, चाहे वो प्रोडक्शन जितना भी हो। यूजुअली एक टर्म होता है इकोनॉमी में कि अगर होता है कि लोअर द सप्लाई हायर द डिमांड एंड हायर द सप्लाई लोअर द डिमांड, कि नियम होता है कि बाजार में कि पूर्ति अगर कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती है, मतलब प्राइस बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन में भी होता है, और प्रोडक्शन बढ़ जाने पर कीमतें बिल्कुल गिर जाती हैं, एकदम नेचुरल है। लेकिन इन किसानों के प्रोडक्शन के लिए सरकार ने एक सेफ्टी नेट के रूप में इसका इस्तेमाल किया है कि सो दैट द फार्मर्स विल नॉट बी डीमोटिवेटेड एंड दे ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर in agriculture sector, because they must be assured that there is government and the government will purchase his output or products at some particular rate price, and their interest will be protected. That's why
they should try to produce more and more. There is no any apprehension of price lowering in the market. उनको लगता है कि कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक बड़ी बात है, निश्चिंतता है किसानों के पास, किसान को कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे माल बिक जाएगा चाहे जितना भी हो। अब भले किसान, अब भले सरकार उस प्रोडक्ट को खरीद करके क्या करेगी वो सरकार जाने, लेकिन फिलहाल मेरा तो एक बिक जाएगा, इस कीमत पर बिक जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, और उससे अल्टीमेटली फॉर द कंट्री इट विल बी बेनिफिशियल, एंड अल्टीमेटली जितना प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, हमारे देश का जो एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, दैट विल बी प्रमोटेड। जितना उसको करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे उतना हम इंटरनेशनल प्रमोशन करेंगे ट्रेड का। अब एक चीज इसमें कृषि से रिलेटेड चीज है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, भूमि सुधार। देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स कंप्राइजेज दोज मेजर्स दैट आर डिजाइन्ड टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप एंड साइज। अब इसमें लैंड रिफॉर्म में क्या क्या होता है ये देखेंगे। ये इसमें होता है कि एक उपाय है इसमें कि डिजाइन टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ लैंड को और ओनरशिप को, साइज को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को, होल्डिंग को, इस तरह के चीज़ों को करना। मतलब मालिकाना हक, ये लैंड का मालिक आप हैं, हमको दे दीजिए, ये लैंड का मालिक हमें आप ले लीजिए, इस तरह का, और उसके होल्डिंग को, और रिमूविंग मोटिवेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रेंट्स और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मतलब कि इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के लिए लैंड के अंदर में रिफॉर्म्स की बात कही गई है, और ये करीब करीब कई प्रकार के रिफॉर्म्स हैं, ध्यान देंगे। जैसे रिफॉर्म्स इन द लैंड टेन्योर, टेनेंसी रिफॉर्म्स, फिक्सेशन ऑफ रेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लैंड सीलिंग एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ द पुअर। तो कह रहा है क्या कि लैंड टेन्योर को रिफॉर्म कीजिए, टेनेंसी जो ज़मीन आपका लेता है बटाईदार, फिक्सेशन ऑफ रेंट कीजिए। ये सब करने से क्या होता है कि अगर ये उपाय भी ज़रूरी है लैंड रिफॉर्म में करने की, जिससे कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उन्हें एक तरह से एक एश्योरेंस मिलेगा और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बाद लैंड सीलिंग कीजिए और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मत किसमें जो गरीब लोग हैं उनको, अमीर लोग के पास बहुत लैंड है पर वो खेती नहीं कर रहे हैं, तो उस पर कोई गवर्नमेंट को एक प्लान की बात हमारे देश में कहा जा रहा है कि हम ज़मीन को क्या करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें फिर से, क्योंकि ज़मीन तो कोई लाया नहीं इस धरती पे, तो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करें और उस ज़मीन को कुछ कुछ टुकड़ा गरीबों में भी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी निश्चित रूप से। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, इनके क्या लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव में ही समझ में आया कि लैंड रिफॉर्म क्यों जरूरी है, भूमि सुधार की क्या आवश्यकता जरूरी है। क्लियर है? देखेंगे पहला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस टू अचीव एग्लिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर। एग्रेरियन रिलेशन टू, अगर एग्लिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब कि समाज में बराबरी, एक सभी लोग में जो गैप है, अमीरों गरीब के बीच में जो गैप है, उस गैप को अगर कम करना है, समाजीकरण करना है, बराबरी का समाज इस्टेब्लिश करना है, तो एग्रेरियन रिलेशंस को फिर से बनाना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस। जो लैंड रिलेशंस में जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो उनका शोषण होता है, उन शोषण को भी क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। एक्चुअलेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू द टीलर, और ये भी देखना होगा कि लैंड टू द टीलर, जो लैंड है वो जोतने वाले के हाथ में है कि नहीं। अब किसान के पास तो खेती है लेकिन लैंड नहीं है,
लोगों के पास लैंड है लेकिन खेती नहीं है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है सोशल डेवलपमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड अब्यूज़। जो लैंड के कारण जो दिक्कतें हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें उनको दूर करके, हटा करके, और आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, खास करके जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनका। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कृषि को बढ़ाइए, प्रोडक्शन को बढ़ाइए। फैसिलिटेटिंग लैंड बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पुअर, और लैंड बेस्ड जो डेवलपमेंट है रूरल पुअर का, उनको भी ठीक कीजिए। इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेटर मेजर ऑफ इक्वलिटी इन लोकल इंस्टीट्यूशंस, और ग्रेटर मेजर, बड़े उपाय किया जाना चाहिए, इक्वलिटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, लोकल इंस्टीट्यूशन में क्या कीजिए, इक्वलिटी लाइए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑल दीज मेजर्स एम एट बिल्डिंग अप अ स्ट्रक्चर ऑफ इंसेंटिव एज वेल एज कंडीशंस फॉर यूज ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड, thus helping in transformation of agriculture from the long stagnating back। यानी कहने का मतलब है कि अगर इन सारे चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, व्यवस्थित कर लिया जाए, सिस्टमेटिक कर लिया जाए, तो जो हमारे देश की जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से जो स्टैग्नेटिंग है, मतलब कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार कई वर्षों से, और तो वो बैकवर्ड सेक्टर के रूप में माना जाता है। दैट मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी टू बी अ वाइब्रेंट एंड प्रोग्रेसिव सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सबसे जो ब्लिक साइड है, सबसे स्लो और लेस परफॉर्मिंग सेक्टर है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दैट सेक्टर में बी वाइब्रेंट, उसको इंडस्ट्री के बराबर और सर्विस सेक्टर के बराबर भी हम कर सकते हैं, अगर ये सारे जो उपाय हैं, मेजर्स हैं, अगर हम इन्हें ऑनेस्टली, सिंसियरली और बिल्कुल सही ढंग से अगर ये सारे स्टेप्स लिए जाएं, तो नो डाउट बातें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी। नेक्स्ट है, अब देखेंगे थोड़े से हम लोग इस पे, जो कि यहाँ से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, डिटेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर आउटलेज ऑन एग्रीकल्चर इन द 5 ईयर प्लान्स में। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग बताया, 1951 से शुरू हुआ, और चलिए 12वीं योजना बीच में 15 में डिजॉल्व हो गया। तो इसी योजना में देखें कि हर योजना में यहाँ पे आप देखना है कि कृषि में हमने क्या योगदान किया। पब्लिक सेक्टर आउटले, सरकारी खर्च कितने किए गए इन द 5 ईयर प्लान। फर्स्ट में देखेंगे, टोटल प्लान आउटले था 1960, 5 साल में। इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर लगभग 600 किया गया है। एक बड़ा चंक था, चूँकि दैट टाइम इंडिया वाज अ वेरी पुअर कंट्री एंड इंडिया वाज सोलली डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे भी कोई इकोनॉमी जब बहुत हालात में, शुरुआत हालात में होता है, तो उसकी इकोनॉमी ही उसका मेन आधार होता है। एम आई राइट? तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 31% टोटल आउटले जीडीपी नहीं, टोटल योजना का, मतलब कि पंचवर्षीय फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1960 करोड़ रुपीस वॉज इन्वेस्टेड किया गया था, जिसमें कि इतना खर्च किया गया था एग्रीकल्चर पे, और 31% खर्च किया गया प्रतिशत के मामले में। ये बहुत क्लियर है। नाउ सी द सेकेंड प्लान 56 to 61 में, दिस पीरियड लगभग इतना खर्च हुआ, और 950 करोड़ खर्च हुआ दूसरी योजना, मतलब लगभग
350 करोड़ बढ़ा दिया जा रहा है, बट परसेंटेज डिक्लाइन, लेकिन प्रतिशत में यहाँ पे कमी आती है, 31 से 20% कृषि सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। यानी सबसे पहली योजना है उसमें हमने कृषि को ज़्यादा एड्रेस किया है। देख रहे हैं कंपैरेटिवली प्रतिशत में, परसेंट में, टोटल आउटले किसका, सरकारी खर्च का। इन द थर्ड 5 ईयर प्लान 61 to 66 देख रहे हैं, तो द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 8,600 करोड़ रुपीस। उसमें से 1,750 करोड़ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पे, मतलब कृषि और सिंचाई पे दिया गया, एंड परसेंटेज टोटल वाज 21%, लगभग 21% इस पे खर्च किया गया। देख रहे हैं, तो इन एवरी प्लान और हर प्लान में हर चीज़ पे किया जाता है, ये भी बात तय है। बट जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो 31 किया गया था, एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोडोमर मॉडल, हमने बताया है इसमें हैरोडोमर मॉडल था, हैरोडोमर ने मॉडल दिया था। एंड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान द प्रायोरिटी वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, अप्रॉक्सीमेटली 31% of total expenditure was invested in agriculture sector. That is why the first 5 year plan is known as agriculture plan. Agricultural plan और agro-based plan और रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, पुनरुत्थान योजना भी इसको कहा जाता है। तो पहली योजना में ऐसा हमने किया था। फिर देखिएगा उसका परसेंटेज जो है ना, धीरे 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 क्या हो रहा है, डिग्रेड कर रहा है, घट रहा है, कम रहा है। 31 से 20 आया, 20 से फिर 21, थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज हुआ है थर्ड योजना में। चूँकि थर्ड योजना में इसलिए इंक्रीज हुआ कि थर्ड योजना में, तो अब आगे देखेंगे फोर्थ में, तब आपको समझ में आएगा। थर्ड योजना में हमने देखा रोलिंग प्लान, इसमें क्या था, तो ये योजना हमारी रोलिंग प्लान नहीं, ये फेल योजना है। थर्ड प्लान क्या है, फेल हो गया है। 62 में इंडिया चाइना वार होता है, 65 में पाकिस्तान वार, 65 में ड्राउट और फेमिन के कारण इंडिया की इकोनॉमी पर बुरा इम्पैक्ट होता है। नाउ सी द फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब चौथी में देखेंगे 69 to 74। 69 to 74, इसमें द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 15,780 करोड़ रुपीस। ड्यूरिंग 5 ईयर्स इतना इन्वेस्ट करना था सरकार को। फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर 3,670 करोड़ रुपीस वॉज इन्वेस्टेड। और यहीं पे क्या होता है ना कि इस पीरियड में ही, जस्ट इसके रोलिंग प्लान का पीरियड में ही हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आ रहा है। ग्रीन रिवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि 66 to 69 में, दैट वाज द पीरियड ऑफ रोलिंग, दैट वाज द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे में हुआ है। तो उसी प्लान हॉलीडे में 3 साल में इंडिया गॉट टेक अप स्टेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे मार्जिनली बढ़ा है, क्योंकि अब दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज द फोकस, एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस किया गया था इस समय लगभग वार्षिक प्लान में। और इसके बाद तुरंत 69 से 64 में फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज एडॉप्टेड। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि फिर मार्जिनली इंक्रीज हुआ यहाँ पे हुआ, लेकिन फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर 23% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वाज एलोकेटेड। फॉर द फिफ्थ 5 ईयर प्लान में यहाँ पे देखेंगे 74 to 79 में 39,430 करोड़ रुपीस वॉज एलोकेटेड एंड 8,740 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा फिर मार्जिनली क्या हो गया, प्रतिशत में थोड़ी कमी आई है। प्रतिशत खर्च में कमी नहीं आई, लेकिन प्रतिशत में थोड़ी सी कमी आई। मतलब अब हमारे और भी बहुत सारे सेक्टर्स थे, और भी बहुत सारे एरियाज थे जिसको कि गवर्नमेंट को ध्यान देना था, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो। देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। नाउ अब देखेंगे 6 5 ईयर। हम तो प्लान में हालांकि बहुत चीज़ बताया है 6 5 ईयर प्लान में कि 2 बार लागू किया गया, पर मेनली जो पूरा किया कंप्लीट 6 5 ईयर प्लान इज द पीरियड 1980 to 85। यही पीरियड है जो दैट वाज हेडेड बाय इंदिरा गांधी ने इसको हेड की थी। यहाँ पे देखिएगा 1,09,290 करोड़ रुपीस का हुआ। इतना का हुआ। एग्रीकल्चर आउटपुट वाज 26 और 130 करोड़ रुपीस थाउजेंड
एंड यहाँ पर फिर परसेंट में क्या हो गया, हर का मार्जिनल थोड़ी सी ग्रोथ हो गया यहाँ पे, तो बढ़ाया गया यहाँ पे। नेक्स्ट सेवेंथ प्लान क्या है, 1985 टू सॉरी यहाँ पे देखना है 80-90 होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग है। तो इन दिस प्लान द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 2,18,730 करोड़। इसमें इतना दिया गया किसके लिए, 48,100 करोड़ एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। प्रतिशत में फिर से देखिएगा यहाँ लगभग 22% हुआ दिया गया। मतलब हमारे पास टोटल आंकड़े हैं यहाँ पे एकदम करेंट अब तक के। इस तरह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया। ये डेटा, ये आंकड़े आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे कब, जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होंगे तब। जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, जब आप अगर ऐसे लिखना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई सवाल आएंगे मेंस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, जेपीएससी में, किसी भी कमीशन में फॉर द इन द इकोनॉमिक सेक्टर में, तो ये सारे जो आंकड़े हैं दैट इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू, और आप इस आंकड़े को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब 8th 5 ईयर प्लान, यहाँ पे हमने बताया इस उदारीकरण के दौर में हम हैं 91 के बाद, लिबरल पॉलिसी वी हैव एडॉप्टेड। तो यहाँ पे देखिए एक छलांग लगा है पूरी इकोनॉमी में, ओवरऑल बहुत एक बड़ी लंबी छलांग लगा है। अब यहाँ देखिए लगभग योजना कितना हो रहा है, लगभग दुगुना हो रहा है, दुगुना से भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे योजना दुगुना से, देखिए यहाँ पे दुगुना हुआ 6 से यहाँ पर, मतलब अच्छी ग्रोथ छलांग लगा है। चूँकि अब इंडिया का इकोनॉमी ने अपना एक मोमेंटम को गेन कर लिया है यहाँ पे लगभग। तो 4,84,460 करोड़ का योजना था, इसमें 1,02,730 करोड़ was allocated for the agriculture sector in 5 years, and the total was 21%, in term of percentage 21%। तो इस तरह से नेक्स्ट आप 9th में देखें, 9th में फिर योजना और भी बेहतर हो गया। तो इसमें बना योजना 8,59,200 करोड़ और 1,76,000 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, मीन्स 20.5% ऑफ टोटल एलोकेटेड इन द 5 ईयर प्लान, 9वीं में योजना में। उस तरह से फिर हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी देखिएगा, योजना का साइज बिल्कुल बढ़ा और ये 3 लाख के करीब हुआ और यहाँ पे 20% हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान में आप देख रहे हैं कि 36 लाख करोड़ का योजना बनी, 6,74,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट पर्पस किया गया किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और चूँकि 12th 5 ईयर प्लान के जो मटेरियल्स आपके पास हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं, और चूँकि ये योजनाएं चली भी ज़्यादा नहीं, 12 से 17 चली, लेकिन वो 15 में रोक दी गई। तो ये आपके पास आंकड़े हैं, दिस डेटा विल बी इम्प्लीमेंटेड इन while you will do the descriptive means for the mains examination, PT में भी एंड मेंस एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप इस सारे पॉइंट्स पे गौर करेंगे और